दोस्तों, 4 PM पर देश की बात कार्यक्रम में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज मेरे और आपके बीच में हमेशा की तरह मौजूद रहने वाले संजय जी नहीं हैं। वो अपनी व्यस्तताओं के कारण आज मेरे और आपके संवाद का माध्यम नहीं बन पाए। इसलिए मैं आपसे सीधी ही बातचीत करूँगा। मेरी आपसे अपील है कि आप थोड़ी देर तक मेरा साथ दें। तो दोस्तों, आज सवेरे से टीवी चैनलों पर एक अजीब-सी बहस चल रही है, जिसको देखकर या सुनकर पहली नज़र में हँसी आती है और दूसरी नज़र में अफ़सोस होता है। बहस ये चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से और उनके समर्थक पत्रकारों की तरफ से विपक्ष पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे प्रधानमंत्री के खिलाफ, निजी तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ समाज में या किसी हिंसक भावनाएं पैदा हो सकती हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को उससे खतरा हो सकता है। और इसके लिए हवाला दिया जा रहा है अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जो एक फायर हुआ, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। वो इत्तेफाक से बच गए और गोली उनके कान को छूती हुई चली गई, उनका केवल कान घायल हुआ। उस हमले का हवाला देते हुए भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई हिंसक घटना हो सकती है, और इसलिए हिंसक घटना हो सकती है कि विपक्ष जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है, उससे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की कोई हिंसक कार्रवाई करने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। कुछ इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा की जा रही है। बड़ा सुनकर आश्चर्य हुआ। और ये जानते हैं किस बात पर आधारित है? आज इंडियन एक्सप्रेस में एडिट पेज के सामने, संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ के ऊपर उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह जी का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक कुछ इस तरह का है, टारगेटिंग पीएम। और उसमें उन्होंने ट्रंप पर हुए हमले का हवाला देकर उन बहुत से बयानों को गिनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री के ऊपर विपक्ष ने सख्त टिप्पणियां की थी। खास बात यह है कि वो बहुत पुराने बयान भी इसमें शामिल हैं, कुछ नए बयान भी शामिल हैं। और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा विमर्श रचा जा रहा है। उसके आधार पर पूरा का पूरा एक प्रपंच रचा जा रहा है कि किस तरीके से ट्रंप के ऊपर हुए आक्रमण की मदद लेकर और विक्रम सिंह द्वारा किए गए विश्लेषण की मदद लेकर एक इस तरह की बात चलाई जाए, इससे सारे देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी, जो कि देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पक्ष में एक हमदर्दी और उत्साह पैदा हो। इस तरह का एक पूरे मामले को इस तरह का एक स्पिन देने की कोशिश की जा रही है। जब मुझसे संबंध में बातचीत की गई तो मैंने यही कहा कि 14 जून से पहले, यानी लोकसभा का नतीजा आया, उससे पहले जो भी घटनाएं हुई, जो भी वक्तव्य दिए भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के खिलाफ क्या वक्तव्य दिए, विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या वक्तव्य दिए, किसने क्या कहा, अगर इसकी सूची बनाई जाएगी तो हमारे पास एक तराजू होगा। एक तरफ हम भाजपा द्वारा दिए गए वक्तव्यों को रखेंगे, दूसरी तरफ हम विपक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्यों को रखेंगे और उनको हम बीच में तौलते रहेंगे और उससे काफी भ्रम फैलेगा, बहस ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए 4 जून के बाद, यानी लोकसभा चुनावों के नतीजे जिस दिन निकले, उसके बाद से किस तरह की बातें की गई, क्या राजनीति की गई, उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ किस प्रकार के आह्वान किए गए और प्रधानमंत्री ने विपक्ष के खिलाफ क्या कहा, केवल इन बातों के ऊपर गौर किया जाए, तभी बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता और उनके समर्थक ये मानने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल पहले क्या कहा गया था, आज से 10 साल पहले क्या कहा गया था, 20 साल पहले क्या कहा गया था, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब क्या कहा गया था, उन तमाम बातों का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं जिससे उनके विरोध में कोई हिंसा भड़क सकती है। इस प्रकार की बात साबित करने की कोशिश की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे भारतीय जनता पार्टी हासिल क्या करेगी। जब मैंने इसके ऊपर गहराई से सोचा तब मुझे लगा कि इस बारे में ये देखना चाहिए कि आखिरकार भाजपा 4 जून के बाद में किस तरह के विपक्ष का सामना कर रही है। ये एक सीधा साधा तथ्य है, इसको हर कोई समझ सकता है कि भारत में संसदीय राजनीति की शुरुआत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव ने जो विपक्ष हमारे सामने पेश किया है, वो आज तक का सर्वाधिक शक्तिशाली विपक्ष है। न केवल वो संख्यात्मक दृष्टि से शक्तिशाली है,
बल्कि राजनीतिक विविधता के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ही शक्तिशाली विपक्ष है। और इस विपक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह से हिला नहीं सकती। मसलन उसके पास कांग्रेस है, विपक्ष के पास कांग्रेस है, और विपक्ष के नेता की भूमिका में राहुल गांधी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, जिसने उत्तर प्रदेश की जमीन पर जो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त किला हुआ करता था, भाजपा को जबरदस्त शिकस्त दी है। तीसरी बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी उसकी नेता है। चौथी बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिसके नेता शरद पवार है, जो कि महाविकास अघाड़ी, जो कि विपक्ष का गठबंधन है, उसके प्रमुख रणनीतिकार है। एक अन्य पार्टी दिल्ली की आम आदमी पार्टी, इसके नेता अरविंद केजरीवाल है। और एक पार्टी है तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके नेता स्टालिन है। ये सारी पार्टियां मिलकर बहुत ही शक्तिशाली विपक्ष का निर्माण करते हैं। 233 के करीब इन विपक्षी सांसदों की संख्या है। अब इन पार्टियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का 36 का आंकड़ा है, और ये लोग प्रतिबद्ध हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, और नरेंद्र मोदी की राजनीति और जो विचारधारात्मक माहौल उस राजनीति के कारण बना है, उसके अंदर हस्तक्षेप करना है, उसको चुनौती देना है और उनकी चुनौती को स्वीकार करना है। ये विपक्ष बहुत मजबूती से संसद के बाहर और संसद के अंदर, यानी संसद से सड़क तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए कटिबद्ध है। वो जिस लहजे में भाजपा उनके ऊपर आक्षेप करेगी, उससे भी ज्यादा कड़े लहजे में भाजपा को जवाब दिया जाएगा। जैसे कि अगर राहुल गांधी को इन लोगों ने संसद में उनके भाषण के बाद में बालक बुद्धि करार दिया, तो कांग्रेस ने फिर नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि करार दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। केवल मैं इसकी व्याख्या 4 PM पर कर चुका हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अब वो जमाना चला गया जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को आड़े हाथों लेती थी, एक तरफा आड़े हाथों लेती थी, उसे उसका जवाब नहीं मिलता था और विपक्ष थोड़ा सिटपटाया हुआ सा लगता रहता था। आज स्थिति यह है कि विपक्ष के हमले के कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार बचाव की मुद्रा में रहती है। कैसे इस बचाव की मुद्रा से भाजपा निकले, इसी के लिए ये ट्रंप के हमले से जुड़ा हुआ ये प्रपंच रचा जा रहा है, जो कि मुख्य तौर पर मीडिया के जरिए रचने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है। एक प्रिंट मीडिया, एक बड़े अखबार में पहले एक लेख छापा जाता है, फिर उस लेख का हवाला देकर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कुछ ऐसी पुरानी बातें याद की जाती हैं, उनको दर्ज किया जाता है जिन बातों को सब लोग भूल चुके हैं, और इस तरह करके कोशिश ये की जा रही है कि सारे देश को दिखाया जाए कि विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहा है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद गिरी है, उसको एक बार फिर से एक नया उछाल प्राप्त हो। तो इसे राजनीति में स्पिन डॉक्टरी कहते हैं। ये स्पिन डॉक्टरी का बहुत बेहतरीन नमूना है। अब दिक्कत यह है कि मेरी समझ के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि जिस विपक्ष का वो सामना कर रही है उसकी क्वालिटी क्या है। ये विपक्ष केवल वो नहीं है जिनका इन पार्टियों का राहुल गांधी के नेतृत्व में जो खड़ी हुई है, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया। कुछ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। विपक्ष का एक रूप भारतीय जनता पार्टी के मर्म में है, और विपक्ष का एक रूप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के भीतर है। यानी भाजपा जिस विपक्ष का सामना कर रही है 4 जून के लोकसभा निर्णय फैसलों के बाद में, नतीजों के बाद में, वो एक बहुमुखी विपक्ष है। और भाजपा अगर इस विपक्ष की हकीकत को, इसकी बहुमुखी हकीकत को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझा, तो वो अपना बहुत नुकसान करेगी और उसका ग्राफ थमने की बजाय और ज्यादा नीचे गिरता चला जाएगा। अब मैं एक एक करके बताता हूं। अभी तक मैंने आपको केवल राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष के नेता के नेतृत्व में जो पार्टियां भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ी थी, उनका जिक्र किया। ये तो ऐसा विपक्ष है जो भाजपा के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है और तुर्की बतुर्की जवाब सवाल कर रहा है। भाजपा अगर उसके ऊपर एक छींटा फेंकती है तो भाजपा के ऊपर 10 छींटे फेंकते हैं। अब एक दूसरा विपक्ष और है जो मैं कहता हूं कि ये एनडीए सरकार के भीतर है। इस विपक्ष की 2 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। एक है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड, और दूसरी है
चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलुगु देशम पार्टी। आप कहेंगे ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये तो पार्टियां भाजपा के साथ सहयोगी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के साथ सरकार में सहयोगी होने के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा है, जिसके पास 240 सीटें हैं, ये दोनों पार्टियां सरकार के भीतर उसको जबरदस्त चुनौती दे रही हैं। ऐसी चुनौती दे रही हैं जिससे निपटना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल है। ये एक तरह का शीत युद्ध है। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के साथ में खुला युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये एक शीत युद्ध है जो कि नरेंद्र मोदी को लड़ना पड़ता है। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव पास करते हैं, केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन देते हैं और फिर उस प्रतिवेदन को लेकर वो दिल्ली आते हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि हमें 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, ताकि हम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का निर्माण कर सकें। और वो वित्त मंत्री से कहते हैं कि इसमें 50,000 करोड़ रुपए तो मुझे आप फौरन दे दीजिए, क्योंकि मुझे काम शुरू करना है और एक और 2 प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर भी मुझे 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। निर्मला सीतारमण उनके इस मांग को सुनकर हैरत में रह जाती है। उनसे कहती है कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मैं कहां से ये पैसे लाऊंगा। तो चंद्रबाबू नायडू उनसे कहते हैं कि आप एक 3 लोगों की कमेटी बनाइए और उस कमेटी का मुखिया मुझे बनाइए। हम लोग जांच करके बताएंगे कि अर्थव्यवस्था में कहां पैसे मौजूद हैं जहां से लेकर आप हमें 1 लाख करोड़ रुपए दें। अब आप आइए जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की। वैसे नीतीश कुमार देखने में भले ही कितने ही बीमार लगते रहे हैं और ये लगते रहे कि कुछ वो उनकी याददाश्त हिल गई है वगैरह वगैरह, लेकिन जहां तक राजनीतिक रणनीति का सवाल है, अपने राजनीतिक हितों का ख्याल करने का सवाल है, उसके मामले में वो पूरी तरह चाक चौबंद है। मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा नतीजा निकाला और वो भाजपा पर दबाव डालकर अपने मनमाफिक टिकट लेने में भी सफल रहे थे। नीतीश कुमार ने भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास कर दिया है, जिस तरह का प्रस्ताव चंद्रबाबू नायडू ने पास किया है, और वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज भी दिया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही केंद्र सरकार से विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। विशेष दर्जा देने का अभी चलन नहीं रहा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन उसके बारे में लिख चुका है, लेकिन भले ही उसका नाम भले दिया जाए, एक विशेष आर्थिक पैकेज के लिए उनकी तरफ से दबाव डाला जा रहा है। वो आर्थिक पैकेज अभी बजट आने वाला है, 23 जुलाई को बजट आएगा और उस बजट में ही ये तय हो जाएगा कि सरकार का सहयोग कर रही ये दोनों पार्टियां, जिनके पास कुल मिला के 28 सीटें हैं, उनकी मांगों के साथ में केंद्र सरकार क्या करने वाली है। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ 1/4 या आधा कुछ ना कुछ बजट इन लोगों को देना पड़ेगा इनकी मांग के अनुपात। और अगर ये बजट नहीं देंगे तो सरकार के अंदर से ही भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में जंग छिड़ जाएगी। और अगर ये देंगे तो पूरा का पूरा बजट जो है वो एक अपने आप में एक आर्थिक संकट का शिकार हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने गठजोड़ सरकार चलाते हुए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बन गई। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको केवल सहयोगी दल न समझा जाए। ये इस तरह के सहयोगी दल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार के ऊपर 240 सीटों के साथ काबिज है, एक तरह का शीत युद्ध चला रहे हैं। और कहने के लिए उनके पास 28 सीटें हैं, लेकिन उनका जो पूरा आचरण है और जो उनका तौर तरीका है वो ऐसा है जैसे कि उनके पास 280 सीटें। नरेंद्र मोदी को पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में, जहां हमेशा वो स्पष्ट बहुमत उनके पास रहा है, इस बार गठजोड़ सरकार चलाने का स्वाद चखने को मिल रहा है। अब उनके तीसरा विपक्ष कौन है, जो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मर्म में है, उसके हृदय में मौजूद है। उस विपक्ष का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज ही डॉक्टर मोहन भागवत ने, जो कि सरसंघ चालक हैं संघ के, उन्होंने एक बयान दिया है कि प्रगति की कोई सीमा नहीं होती है। पहले मनुष्य सुपरमैन बनना चाहता है, फिर उससे भी संतुष्ट नहीं होता तो फिर भगवान बनने की कोशिश करता है। और कांग्रेस ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की। कांग्रेस ने कहा है कि नागपुर से एक और मिसाइल छोड़ी गई है लोक कल्याण मार्ग पर, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री इस लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 1-1.5 साल लगातार कोशिश करते रहे कि उन्हें एक अवतारी पुरुष मान लिया जाए। उनके जो चाटुकार लोग थे
वो लोग भी कह ही रहे थे कि विष्णु के अवतार हैं, कोई कहता है ये देवताओं के देवता है, और अंत में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था कि उन्होंने कहा कि शायद वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो ये एक तरह का व्यंग्यात्मक टिप्पणी है कांग्रेस की, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। मुझे तो लगता है कि आजकल मोहन भागवत जब भी मुंह खोलते हैं तो वो भिगो, जिसको जिसको एक कहावत में कहते हैं भिगो भिगो कर मारना, इस प्रकार की स्थिति रहती रहती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विपक्ष है, ये एक ऐसा विपक्ष है जिसकी प्रतिक्रिया भी भारतीय जनता पार्टी करने में सक्षम नहीं है। उस सिवा सुनते रहने के और कुढ़ते रहने के और नाराज होते रहने के अलावा इसको उनके पास कोई तरीका नहीं है। संघ आलोचना करता है, रतन शारदा ऑर्गेनाइजर में लेख लिख चुके हैं। अभी विवेक नामक जो पत्रिका है उसके अंदर भी लेख लिखा गया है, बिल्कुल इसी तरह की बातें कहते हुए। मोहन भागवत 2 वक्तव्य दे चुके हैं, और इंद्रेश कुमार जी एक बहुत ही आक्रामक किस्म का वक्तव्य दे चुके हैं इन लोगों के खिलाफ। तो पूरा मामला है ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बार-बार भाजपा को बताया जा रहा है कि वो राजनीतिक असलियत को समझे, और जो डिनायल मोड में बनी हुई है कि कुछ बदला ही नहीं है, इसको समझे और अपने रीत नीति में, अपने तौर तरीकों में परिवर्तन लाए। और इसी बात को ठोस रूप से अगर कहें तो संघ के जो संगठन है उन्होंने वित्त मंत्रालय के ऊपर बजट से पहले दबाव डालना शुरू कर दिया है। स्वदेशी जागरण मंच अपना मांग पत्र दे चुका है, भारतीय किसान संगठन अपना मांग पत्र दे चुका है, और जो ट्रेड यूनियन संगठन है भारतीय मजदूर संघ है, उसने भी सरकार को अपना मांग पत्र दे दिया है। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि संघ के संगठन स्पष्ट रूप से वित्त मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि बजट किस किस तरीके का होना चाहिए। न केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मांगे कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी मांगे की जा रही हैं। अब मैं कहता हूं कि चौथे किस्म का एक और विपक्ष है, वो ये है जिसको मैं भाजपा के अंदर से उठने वाली आवाजों के रूप में देखता हूं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जब उसकी 63 सीटें कम हो गई, पिछली बार 303 सीटें प्राप्त हुई थी, इस बार 240 सीटें प्राप्त हुई, जब 63 सीटें कम हो गई तो भाजपा के भीतर बहुत से लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री अब उतने अपराजेय नहीं रहे, और बहुत से लोगों का तो ये भी मानना हो गया है कि वो मानते हैं कि वो अपनी दम पर चुनाव जीते हैं, कोई प्रधानमंत्री की तथाकथित लोकप्रियता के कारण उन्होंने चुनाव नहीं जीता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राव इंद्रजीत हैं, जो राज बब्बर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा से, और उस चुनाव में राज बब्बर काफी समय तक जब मतगणना हुई तो आगे रहे, फिर जब गुड़गांव के वोट पड़े तब फिर इंद्रजीत चुनाव जीत पाए। इंद्रजीत बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाए, थोड़े वोटों से ही चुनाव जीते। तो उनको लगता है कि भाई प्रधानमंत्री वैसे मैं नहीं जीता, मैं तो अपने दम पे जीता हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने राज्य मंत्री बनने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, मुझे हमेशा राज्य मंत्री बना दिया जाता है, इस बार भी राज्य मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बना दिया जाता है, मुझे कभी कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया नहीं आता। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे 10 साल में कोई राज्य मंत्री इस प्रकार का बयान देता। इस तरह के बहुत से बयान एमपी, एमएलए, एमएलसी के दिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो घटित हो रहा है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा का आला कमान, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं, वो उनको हटाने की पेशबंदी कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त हो रही है। वो लगातार, संघ ने उनकी पीठ पे हाथ रखा हुआ है, और वो लगातार आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, एक तरह से खामोश चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप में दम है तो मुझे हटाकर दिखाइए। ये बिल्कुल सीधा सीधा युद्ध छिड़ा हुआ है। अगर नीतीश नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच में एक शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में सीधा युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह का युद्ध जिस तरह का युद्ध राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं और नरेंद्र मोदी के बीच में छिड़ा हुआ है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त 4 तरह के युद्धों का सामना कर रहे हैं। इसमें 2 युद्ध जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के भीतर से उठती हुई आवाज। अब भाजपा को 2 साल के अंदर 5 विधानसभा चुनावों का सामना करना है। बहुत जल्दी हरियाणा 6 विधानसभा चुनाव का सामना करना है। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होगा।
संभवतः अगले साल जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार में चुनाव होगा। अगर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो बहुत सारे युद्ध जो शीत युद्ध है वो खुलकर युद्ध की शक्ल ले लेंगे और 2026 का वर्ष 2026 का वर्ष इस गठजोड़ सरकार के बिखराव का वर्ष हो सकता है। इसलिए भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि उसके खिलाफ जो शक्तियां सक्रिय हैं, भाजपा के भीतर, भाजपा के मर्म में और भाजपा के बाहर, उन संगठन के अंदर, संगठन के बाहर, उन शक्तियों को ठीक से समझे, डिनायल मोड में ना रहे और इस प्रकार के स्पिन डॉक्टरी करने में अपना वक्त बर्बाद न करे, जैसा कि वो आजकल कर रही है कि विपक्ष के बयानों से प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा का खतरा हो गया है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी एक विशेष किस्म के संकट का सामना कर रहे हैं। इस संकट को आंख बंद कर लेने से या रेत में सिर, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ा लेने से इस संकट का निराकरण नहीं होगा। संकट को आंखें खोल के उन्हें देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन से दबाव हैं, वो कौन कौन से युद्ध हैं, वो शीत युद्ध हैं या खुले युद्ध हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो जिनको समझना और जिनसे टकराना और जिनसे निकलने वाली समस्याओं को हल करना भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।